नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अचीव योर गोल पे। साथियों, आज की क्लास मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित आपकी पहली क्लास है। इससे पहले आपके चैनल पे प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सारी क्लासें अपलोड कर दी गई हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासों को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जो भारत पे कुछ प्रमुख आक्रमण हुए थे, जो भारत पे विदेशी आक्रमण हुए थे, उनके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद कैसे भारत में सल्तनत काल का विकास हुआ या सल्तनत काल की स्थापना हुई और आगे चल के मुगल वंश। तो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसे जान लीजिए आप लोग। ये जो डेली क्लास आपकी अपलोड की जाती है सुबह 6 बजे, इतिहास से संबंधित जो रोज क्लासें आपकी अपलोड की जाती है, उससे बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विज के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे और अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। जिन क्लासों को मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को आप टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसे चेक करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर भी और यूट्यूब पे भी। और ऑब्जेक्टिव के रूप में जो मैं डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ाता हूं, उसे ऑब्जेक्टिव के रूप में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप लोग वहां जुड़िए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज क्लिक दिस। शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत पर हुए अरब आक्रमण के बारे में। भारत पर हुए अरब आक्रमण के बारे में। तो सर्वप्रथम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, पहला जो क्वेश्चन बनता है कि प्रथम अरब मुस्लिम जो भारत में आक्रमण करने वाला था वो कौन था। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद बिन कासिम से इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट बनते हैं कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। तत्कालिक सिंध के शासक जो थे, उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया तो सिंध के शासक जो थे वो दाहिर थे। ये क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध क्षेत्र का शासक कौन था। तो दाहिर था। और इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के साथ साथ मुल्तान पर भी विजय प्राप्त की। और मोहम्मद बिन कासिम से बनने वाले 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देख लीजिए। जैसे सर्वप्रथम अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक से संबंधित बात करें तो सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में दिरहम नाम के सिक्के को चलाने का कार्य किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। दिरहम नामक सिक्का मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था। इसके बाद कृषि एवं पशुपालन की बात करें तो कृषि में खजूर की खेती और ऊंट पालन, पशुपालन के तहत ऊंट पालन की शुरुआत सिंध क्षेत्र में अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा की गई थी। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बनता है जजिया कर। सिंध क्षेत्र में जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति या पहला शासक कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध क्षेत्र में जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम या अरबी आक्रमणकारियों से संबंधित अगला पॉइंट जो बनता है कि भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था इन लोगों का। अरब आक्रमणकारियों का उद्देश्य
उद्देश्य के बारे में बात करें तो भारतीय धन संपदा को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रसार करना। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी से आकर्षित होकर ये लोग या विदेशी आक्रमण भारत पर हुए। तो भारत पर हुए अरब आक्रमण से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको रिकॉल कर लीजिए। जैसे पहला आक्रमणकारी तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पे आक्रमण किया। इसके बाद उस समय सिंध के तत्कालिक शासक कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के तत्कालिक शासक दाहिर थे। और दिरहम सिक्का, सर्वप्रथम दिरहम नाम के सिक्के को सिंध क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया। कृषि एवं पशुपालन में खजूर की खेती और ऊंट पालन की शुरुआत की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। और अगला पॉइंट जजिया कर से संबंधित है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है कि जजिया कर की शुरुआत सिंध क्षेत्र में किसने की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की शुरुआत की थी। और इसके बाद इनका उद्देश्य क्या था? अरब आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के धन दौलत को लूटना और मुख्य रूप से इस्लाम धर्म का प्रसार करना था। अब भारत पर हुए अरब आक्रमणकारियों के बाद अगले क्रम में हम बात करते हैं भारत पर होने वाले तुर्क आक्रमण के बारे में। तुर्क आक्रमण के बारे में बात करते हैं तो तुर्क कौन थे? सबसे पहले जान लेते हैं कि तुर्क कौन थे। तो तुर्क चीन के उत्तर पश्चिम सीमा पर निवास करने वाली एक असभ्य एवं दुर्दांत जाति थी। चीन के उत्तर पश्चिम सीमा पर निवास करने वाली असभ्य एवं दुर्दांत जाति थी तुर्क। अब बात करते हैं भारत पे आक्रमणकारी की। तो सबसे पहले सुबुक्तगीन अल्पतगीन का दामाद व गुलाम 986 ईस्वी में इसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। इसके इतिहास से संबंधित थोड़ा जान लेते हैं। तो अफगानिस्तान में गजनी नामक क्षेत्र में सर्वप्रथम अल्पतगीन नाम के व्यक्ति ने गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। और यह सुबुक्तगीन कौन था? तो सुबुक्तगीन इसी अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था। गुलाम व दामाद। इसने सर्वप्रथम भारत पर तुर्की आक्रमण किया 986 ईस्वी में। इसके बाद सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी हुआ इसका पुत्र महमूद गजनी या गजनबी से संबंधित दो एक पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं, उनको सर्वप्रथम देख लेते हैं। जैसे कि 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। और महमूद गजनबी को एक अन्य नाम से जाना जाता है मूर्ति भंजक नाम से। ये क्वेश्चन भी बनता है कि मूर्ति भंजक नाम से
किस शासक को या किस मुस्लिम शासक को जाना जाता है? तो महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से भारत के मंदिरों पर आक्रमण करता था, उनकी धन दौलत को लूटता था और मूर्तियों को तोड़कर चला जाता था। तो इसका सबसे चर्चित आक्रमण जो है वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर आक्रमण के क्रम में इसे लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति मिली थी। 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। 20 लाख दिनार। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को लूटकर महमूद गजनबी जब वापस लौट रहा था तो वहां के जाटों ने इसके ऊपर आक्रमण करके कुछ संपत्ति इससे भी लूट ली थी। और इस प्रकार 1027 में ईस्वी में महमूद गजनबी ने जाटों के खिलाफ आक्रमण किया। यही 1027 में जाटों के खिलाफ आक्रमण महमूद गजनबी का जाटों के खिलाफ आक्रमण या जाटों के विरुद्ध आक्रमण महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण माना जाता है। महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के खिलाफ माना जाता है। इसके बाद एक और बात कर लेते हैं कि महमूद गजनबी के दरबार से संबंधित 2-3 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके बारे में कि कौन कौन हैं। तो अलबरूनी, सबसे पहले बात करते हैं अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी। ये 4 प्रमुख विभूतियां हैं जो महमूद गजनबी के साथ भारत आई थी। अलबरूनी से संबंधित बात करते हैं तो इनसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? किताब उल हिंद के रचनाकार अलबरूनी थे। अलबरूनी को किताबुल हिंद का रचयिता माना जाता है। एक रचना फिरदौसी से संबंधित भी पूछी जाती है, शाहनामा फिरदौसी द्वारा रचित पुस्तक है। तो महमूद गजनबी के दरबार में मुख्य रूप से आप महमूद गजनबी के साथ भारत जो आए थे उसमें अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी हैं। अलबरूनी से संबंधित एक पुस्तक है किताबुल हिंद और फिरदौसी से संबंधित एक पुस्तक है शाहनामा। और ये भारत पर तुर्क आक्रमणकारी थे। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में हुए अन्य आक्रमण, जैसे कि गोरी के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में। गजनी वंश की समाप्ति के बाद गोर नामक कबीले का प्रभाव बढ़ने लगा। इसी गोर नामक कबीले का जो प्रमुख शासक था वो मोहम्मद गोरी था। तो मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मोहम्मद गोरी का जो भारत पर पहला आक्रमण था ये 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध था। पहला भारत अभियान 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध था मोहम्मद गोरी का। इसके बाद मोहम्मद गोरी से जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इनके द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों से संबंधित 3 प्रमुख युद्ध हैं, जिन्हें पहला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध,
इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, और अगला है चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। इनकी तिथि से संबंधित जानकारी पूछी जाती है, इनकी तिथि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 1191 ईस्वी, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया था। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई, पृथ्वीराज जीते, और दूसरे युद्ध में गौरी की विजय हुई था। गौरी ने पृथ्वीराज की हत्या करवा दी बंदी बना के। और इसके बाद चंदावर का युद्ध जो हुआ ये 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ। जयचंद, गौरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ, और इसके विजेता भी गौरी रहे, या इसे भी गौरी ने जीत लिया। विजेता मध्य किसके किसके मध्य हुआ, शन, और इसके बाद युद्ध, या युद्ध का नाम, कौन सा युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसने पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी इसमें विजयी रहा। इसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध, जिसमें राजा जयचंद की हार हुई और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। तो ये 3 प्रमुख युद्ध हैं जो गौरी द्वारा भारत के खिलाफ लड़े गए। इनके बारे में आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव बनता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत के विजित क्षेत्रों को अपने गुलाम सेनापतियों को सौंप कर वापस लौट गया गौर नामक अपने राज्य में, और उसकी 15 मार्च 1206 को हत्या कर दी गई। लौटने के क्रम में या लौटते समय 15 मार्च 1206 ईस्वी को, 15 मार्च 1206 ईस्वी को गौरी की हत्या कर दी गई। और गौरी द्वारा जो विजित क्षेत्र थे वो इनके गुलाम सेनापतियों को सौंप दिए गए। गौरी ने स्वयं अपने विजित क्षेत्रों को अपने गुलाम सेनापतियों को सौंप दिया। तो ये भारत में हुए विदेशी आक्रमण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, या उनसे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे संबंधित जो क्विज है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी आज रात के 9 बजे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उससे जुड़ना नहीं भूलिए। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।